कोई रिग्रेट ज़िंदगी में? एक रिग्रेट तो ऐसा है कि जैसे मतलब वालिदैन को वो टाइम मतलब वो नहीं देख सके जो हमारे पास टाइम, जैसे आप कुछ भी नहीं थे, जो दुनियावी कामयाबी होती है, अच्छा। है जैसे आपके वालिद की कब 1996 में, मतलब वो टाइम उनको जो देखना चाहिए था उरूज वाला, मेरा खास तौर पे शेख साहब का तो उन्होंने देखा, तो मेरा वाला जो नहीं देख सके, अब मैं सोचता हूँ कि अगर वो होते तो सबसे पहला मैं काम करता कि उनको हज करवाता। हम नहीं करा सके, वालदा मोहतरमा को भी नहीं करा सके, उस वक्त मैं बहुत छोटा था। इंतकाल कब हुआ? वो 83 में हुआ। 83 पहले हुआ। मैं, हाँ, तो आप तो यार मैं बहुत छोटा था। कितनी उम्र थी आप? आई थिंक 14 साल। वालदा से, वालिद से आखिरी मुकालमा आपको याद है? वालदा से क्या हुआ, वालिद से क्या हुआ? वालिद साहब का मुझे याद है कि सेम डे जिस दिन उनका इंतकाल हुआ 1 अप्रैल थी, तो 1 अप्रैल को हम रोज़ रूटीन में स्टूडियो जाते थे, मैं और शेख साहब। तो दिन मेरी एक गाड़ी थी जो मैं कराची से लेकर आया हुआ था, तो उसमें थोड़ा सा काम निकला, तो उन्होंने कहा यार ये गाड़ी तुम्हारी ना मैं ठीक कराऊंगा आज। तो ये मुझे याद है अच्छी तरह। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी गाड़ी छोड़ जाता हूँ, तो आप देख लीजिएगा कि वो ठीक करा दिए। तो उन्होंने, मैं अपनी गाड़ी की चाबी छोड़ गया, तो एक साथ में ड्राइवर को वो ले गए, जो छोटा मोटा काम था वो करवाया दिन में, और शाम में हम स्टूडियो गए, तो स्टूडियो में फ़ोन आया सर्वेंट का कि अब्बा जी जो हैं वो तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा। हम वहाँ से एवन स्टूडियो से गाड़ी चला के हमारा किस तरह टाइम गुजरा मेरा शेख साहब का, तो जब फ़ोन पे फिर बात की, उन्होंने कहा जी तब वो बेहोश हो गए। तो हमने कहा सबसे पहले उनको गाड़ी में डालो और उनको सीधा उमर हॉस्पिटल लेकर आओ। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ, क्योंकि वो पहले आ चुके थे हमसे, तो डॉक्टर ने कहा ये तो इनकी कोई 15-20 मिनट हुए इंतकाल करके। तो वो सारी चीज़ें थी, वो लास्ट डे मुझे याद है उनका। और दोनों की, वालदा की और वालिद की, क्या बात सबसे ज़्यादा याद आती? वालदा, मैं बताया कि बहुत छोटा सा था, लेकिन वो जाहिर है मैं घर में सबसे छोटा था, तो वो बहुत, माएँ तो आपको पता माएँ होती हैं, वो उनके लिए हर बच्चा एक जैसा होता है। तो मेरे लिए ना वो छोटे की, हाँ छोटे की, तो वो मुझे शौक था, वो जो जब दूध करता है तो मलाई निकलती है ऊपर जिसके, तो वो सबको ही शौक था वो खाने का, वो सिर्फ मेरे लिए रखती थी। अरे किचन में ऐसी जगह पे कि जहाँ किसी को मिले ही ना वो, और वो निकाल के देती थी, है मैं तेरे वास्ते रखी। तो वो एक चीज़ है ना, तो ये माएँ हैं फिर। और वालिद साहब की कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती? वालिद साहब बड़े सपोर्टिव भी थे, कम गो थे, गुस्से वाले बहुत थे, और डांटते नहीं थे। मतलब डांट, अगर उन्होंने डांट दिया ना तो समझ लो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात। सिर्फ उनका देखना ही काफी होता। एक नजर देख के हम समझ जाते थे कि नहीं अब्बा का आज खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर। हाँ, हम पास से गुजर जाते थे। आजकल फर्क है, आजकल पेरेंट्स, जाहिर है हम तो चाहते हैं कि बच्चे भी हमारे दोस्त बने, हम भी उनके दोस्त बने। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वालिदैन की एक अलग एक टक्का, एक रोब दबदबा होता था, जो कि अच्छी बात है, होना चाहिए था। अच्छा सलीम, ये जो 90s के दौर के लोग थे जिन्होंने उस ज़माने में परवरिश पाई, ये उस ज़माने में ये चलन इतना आम नहीं था कि बच्चों के साथ दोस्ती का, तो पेरेंट्स के साथ एक झिझक हुआ करती थी। बिल्कुल होती थी। कोई ऐसी बात जो कभी आपको वालदा के हवाले से या वालिद के हवाले से आपको लगता है कि यार कोई झिझक की वजह से, किसी वजह से मैं नहीं कह सका, मैं कहना चाहता था, या हो तो मैं कहूँ? तो आप हैं और कैमरा है, आज भी सुन रहे होंगे। बस वालिद साहब को आज भी याद करता हूँ, मिस करता हूँ, और काश वो होते तो मैं कहता कि हम आपसे बहुत प्यार करते थे। उस वक्त भी हम कह नहीं सकते थे। क्यों नहीं कह पाते थे हम? शायद एक खौफ, एक डर था, क्योंकि वो टाइम भी ऐसा था, आपको पता है सारे वालिदैन ऐसे होते थे। हाँ, वालदा से हम, वालदा से हम ये कह सकते थे, माँ के साथ, बाप के साथ एक झिझक थी, एक डिस्टेंस था। उसने उस जनरेशन में कोई तिश्नगी पैदा की, आपको लगता है? ये कसक रहती है उस दौर के लोगों को कि नहीं यार मैं अपने प्यो नू ठीक कुट के जफी नहीं पाई। हाँ, ये वाली बात रहती थी ना, ये पता नहीं क्यों था वहाँ उस वक्त, वो जो चीज़ लैक करती थी वो आज हम वो पूरी करते हैं। हम अपने बच्चों के साथ उनके दोस्त बन के रहते हैं। आज की जो जनरेशन है वो अपने माँ बाप को जो कहना चाहती है वो कहती है। आपका अपना तजुर्बा क्या कहता है कि वो 90s का जो झिझक वाला रवैया, थोड़ा सा फासला रखने वाला रवैया औलाद के साथ, वो बेहतर था, या ये जो रवैया है दोस्ती वाला ही बेहतर? देखिए, शायद वो दौर ऐसा था जिसमें माँ बाप, मतलब आपसे आप हर बात शेयर नहीं कर सकते, हर बात। जैसे कि मेरे वालिद साहब को फिल्म इंडस्ट्री अच्छी नहीं लगती थी,
पहले क्योंकि मुझे इतनी प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई कि सारी डांटें, सारे गुस्से सब शेख साहब ने खा लिए थे, ठीक है। उनके साथ बहुत सख्तियाँ हुई, लेकिन उन्होंने क्योंकि सख्ती के बावजूद शेख साहब का ये हाल था। हाँ, उन्होंने क्योंकि बनना था, अल्लाह ताला ने इस काम में डालना था, तो वो बन गए। तो मैंने भी जब पहला काम शुरू किया, तो जब मुझे प्ले ऑफर हुआ तो मैंने डरते डरते उनको बताया कि मैंने ये काम, मुझे मिला है प्ले, लेकिन वो ज़्यादा उन्होंने खुशी का इजहार नहीं किया। हो सकता अंदर से खुश हुए, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा रखा कि ठीक है, हाँ कर ली, देख लो करके। मतलब वो वाला एटीट्यूड था कि पता नहीं तुम बहुत तो ज़्यादा एनकरेज भी नहीं किया, मतलब वो चाहते थे कि ये काम, वो कहते थे एक लफ्ज़, वो आज भी याद है कि बेटा ये हवाई रोजी है, काम वो करो जो परमानेंट हो, जिसमें आपको पैसे आए, आप दिल लगा के काम करो। दिल लगा के तो इसमें भी करते, लेकिन बात तो ठीक है कि हवाई रोजी है, आज है कल नहीं है। आपकी, मेरी जिंदगी में भी, बल्कि सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। और फिर ये है कि कंपैरेटिवली लिमिटेड लोग जो है इसमें कामयाब हो पाते हैं। हाँ, आज भी आप देखिए कितने लोग होंगे ऐसे ही मंजर पे 30, 40, 50 लोग और जो कामयाब भी हैं उनकी जिंदगी में वो उतार चढ़ाव है कि कभी आपका प्ले आ गया, कभी आपको फिल्म मिल गई, कभी बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है, एक साल, दूसरा साल पता चला काम ही नहीं है, तो ये हवाई रोजी है। जब आप आगाज़ कर रहे होते हैं करियर का, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं पाकिस्तान के जिनको बहुत जल्दी ब्रेक मिला, और काम आपने किसके साथ किया? शुरू में भी आपने कुछ चीज़ें की, मगर दी शोएब मंसूर, लेजेंडरी शोएब मंसूर, और फिर क्या वो यार इन्हीं के प्ले था, क्या उसकी मकबूलियत थी? उसके बावजूद भी क्या आपको ये सामना करना पड़ा मुख्तलिफ तरह के जुमलों का, मुख्तलिफ तरह की यानी कि बाज़ों का तो ताने मेने होते हैं कि ओहो अच्छा भाई अब अदाकारी करेंगे, ओहो ये इस तरह की कोई ऐसी बात जो गड़ गई हो, जो आज भी तकलीफ देती हो, जो आप बता सकें लोगों को कि नहीं यार, जब लोग स्ट्रगल के दौर में हो तो इनको इनकरेज करो, उन्हें जुमले ना मारो? एक टैग लगा हुआ था कि ये जावेद शेख का भाई है, तो इस तरह भी बड़ी प्रॉब्लम फेस की है कि यार ये पता नहीं सिफारिशी है। और मैं आपको बताऊं, मंसूर को कौन सिफारिश कर सकता है? कोई सिफारिश देखिए, शोएब मंसूर साहब हो गए और भी बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं। नहीं, मैं इब्तिदा की बात वो कहते हैं इब्तिदा में वो बंदा ढूंढ लाते हैं कहीं भी, किसी भी शहर में हो, जो उनको चाहिए, जो उनकी डिमांड है। सलीम, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर कौन सा गुजारा? जब मैं हीरो से अपना कन्वर्ट किया, मैंने अपने आप को बाप के रोल, बड़े भाई के रोल इसमें, तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल टाइम था। एक टाइम, साल, 1-1.5 साल ऐसा गुजरा है जिसमें मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। तो ये हर एक्टर के साथ ये प्रॉब्लम है। एक चीज़ और मैं चाहूँगा, जितनी आप उस पर मुनासिब समझें बात करना, इसलिए कि वो भी मुझे लगता है कि बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी, जिस तरह से आपने अपनी सेहत के हवाले से रिकवर किया। जी। तो मैंने देखा कि बाज़ औक़ात लोग उस स्टेज पे जाके डिप्रेशन में चले जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। आप जैसे उससे वापस आए, कह देता हूँ, मैं चाहूँगा अगर उसमें भी आप शेयर करना चाहें। जी बिल्कुल। 2021 में मैं बीमार हो गया था और बहुत मुश्किल वक्त था। इवन के ऐसा डिप्रेशन हुआ है, सेहत तो मैं रिकवर कर ही रहा था, लेकिन एकदम से जो भी मुझे देखता था वो कहता था कि यार ये क्या हो गया। जी परेशान हो जाते, आपको चाहने वाले। तो मेरा एकदम से वेट रिड्यूस हो गया, चीज़ें, बहुत सारी मुश्किलात आई। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन मुश्किलात के सामने अगर आप अल्लाह पे भरोसा रखें, यकीन रखें, आपका ईमान होना चाहिए अल्लाह पे, तो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आपने किन 2-3 चीज़ों का ख्याल रखा जिससे माशाल्लाह, जिसे कहते हैं ना कि अल्लाह ने जो आपको इख्तियार दिया था, उसमें आपने क्या किया? देखिए, आपको मेंटली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है इसके लिए। आपको आपकी सेहत अगर डाउन है या कोई और प्रॉब्लम है, आपको बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि आप बीमार हैं, आपको मेंटली इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आपको वो चीज़ें कुछ भी ना लगे। ठीक है, उसके लिए क्या रियाजत की आपने? उसके लिए मैंने मैं भूल गया। अच्छा, मैं सब कुछ भूल गया और मैंने वही रूटीन से काम किए जो मैं कर रहा था। वाह। तो उसके बाद मैंने काम शुरू कर दिया और फिर मैं काम कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मैंने ये चीज़ जहन से निकाल दी कि कुछ हुआ था। और देखिए, इंसान पे मुसीबतें आती हैं, मुश्किलात आती हैं, बुरे दिन आते हैं, तो यही चीज़ ये इम्तिहान है, ये अल्लाह ताला आपको इम्तिहान में डालता है, ठीक है ना। तो इससे निकलना ही इंसान का काम है। मुसीबत के बाद आदमी में से ज़्यादा अच्छा इंसान। बिल्कुल। क्या किस कामयाबी ने सलीम सबसे ज़्यादा निहाल किया आपको ज़िंदगी में? जब एक दफ़ा सुनहरे दिन का मुझे अंदाज़ा ही नहीं था, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना हिट हो जाएगा। रातों रात स्टार बनना हमने सुना था, वो हमने देख भी लिया, मैंने देख लिया।
कि वो ऐसा हुआ है और ऐसा होता है। अल्लाह ताला जब मदद करना चाहे तो फिर क्या कुछ नहीं हो जाता। क्या कह रहे हैं? तो वो रातों रात स्टार बना और वो खुशी का जो आलम था। और मैं जब मुझे सबसे ज़्यादा शौक क्या था कि जब छोटे छोटे प्लेस करता था मुझे कहता था यार मुझे कोई पहचान नहीं रहा यार। तो मुझे शौक होता था कि यार मुझे कोई तो पहचाने। उस जमाने में ऑटोग्राफ का दौर था। ऑटोग्राफ और इतने, फिर मैंने इस ड्रामे के बाद इतने ऑटोग्राफ दिए तो मैं थक जाता था। मुझे यार अब तो खत्म हो गया, अब तो कहते हैं एक सेल्फी हो जाए ऐसे करके। तो सेल्फी में ही 6 लोग भुगत जाते हैं। थैंक यू सो मच सलीम, आप आए, बहुत अच्छा लगा और हमारी बेपनाह दुआएं हैं आपके लिए। इसी तरह काम करते रहें, इसी तरह एंटरटेन करते रहें, आपका कारोबार भी, आपकी परफॉर्मेंस भी हमेशा कामयाब रहे। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और इतने अच्छे शो में बुलाया कि जिसमें मैंने बहुत सारे शोज़ में जाते रहते हैं, इत्तेफाक होता है, लेकिन ऐसी गुफ्तगू मैंने अभी रिसेंटली कोई किसी शो में नहीं की। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।